हाँ जी, तो अब अपन को देखना है कि हमारे जो लॉकिंग मेथड्स हैं, टू फेज लॉकिंग मेथड जो है उसमें हम कौन से सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड प्रायर रूल हमारा ये रहेगा कि टू ट्रांजैक्शंस कैन नॉट हैव कॉन्फ्लिक्टिंग लॉक्स। अब ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म कॉन्फ्लिक्टिंग लॉक्स? देखो, कॉन्फ्लिक्टिंग लॉक मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन है T1, ठीक है, इस ट्रांजैक्शन ने वैल्यू को रीड किया RA और यहाँ पे अपना लॉक लगा दिया, है ना। अब लॉक लगाने का मतलब क्या हुआ कि अब इस A को दूसरा ट्रांजैक्शन यूज में नहीं ले सकता। ठीक है, तो मान लीजिए हमने लॉक लगाया, इसका मतलब क्या है? इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल और व्हाट? चलिए, अच्छा, वॉइस ब्रेक हो या कुछ हो तो प्लीज़ लेट मी नो, ओके। बता देना कि कुछ हो रहा है तो चैट पे है उसमें, तो वी कैन स्विच द नेटवर्क, राइट। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं लॉक लगाने का मतलब क्या हुआ कि एक ट्रांजैक्शन है, उसने ए पे लॉक लगा दिया, दैट मीन्स वही ट्रांजैक्शन अब ए को यूज में ले सकता है, कोई और ट्रांजैक्शन जब तक ये रिलीज नहीं कर देता तब तक यूज में नहीं ले सकता। मान लीजिए आपका कोई दूसरा ट्रांजैक्शन आया और उसने एक पे रीड ऑपरेशन लगाना चाहा या फिर राइट ऑपरेशन लगाना चाहा। ठीक है, यानी कि लॉक किए हुए डेटा रिसोर्स पे कोई दूसरा, क्योंकि दूसरा ट्रांजैक्शन भी लॉक ही लगाएगा, लॉक किए हुए डेटा रिसोर्स पे अटक गया है क्या? यस, हाँ जी। तो लास्ट अपन ने फर्स्ट पॉइंट ही डिस्कस कर रहे थे वैभव, मैं उसको रिपीट कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बोल रहे हैं कि टू ट्रांजैक्शंस कैन नॉट हैव कॉन्फ्लिक्टिंग लॉक। कॉन्फ्लिक्टिंग लॉक यानी कि सिंपल कॉन्फ्लिक्ट करना, यानी कि कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब सिंपल लड़ाई, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि एक ट्रांजैक्शन ने अगर एक डेटा रिसोर्स पे लॉक लगाया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए इसने एक फर्स्ट ट्रांजैक्शन ने ए पर लॉक लगाया हुआ है, मान लीजिए इसी टाइम पे दूसरा ट्रांजैक्शन भी इसको रीड या राइट करना चाहता है, ठीक है, यानी कि दूसरा ट्रांजैक्शन भी इस पे कोई तरीके का लॉक लगाना चाहता है, रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग लॉक्स। यानी कि एक लॉक ऑलरेडी है किसी डेटा आइटम पे और उसी टाइम पे दूसरा ट्रांजैक्शन उसको लॉक करना चाहता है, ठीक है, उसको एक्सेस करना चाहता है, तो ये कंडीशन कौन सी होती है? कॉन्फ्लिक्टिंग लॉक्स। ठीक है, वेबर समझ आया? बेसिकली एक ट्रांजैक्शन ने एक डेटा रिसोर्स पे लॉक लगा रखा है ऑलरेडी, उसी टाइम पे दूसरा ट्रांजैक्शन भी उस पे लॉक लगाना चाहता है, यानी कि रीड या राइट ऑपरेशन कुछ भी परफॉर्म करना चाहता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग लॉक्स। फाइन, तो हमने यही बोला कि टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में हमारे ग्रोइंग फेज होता है, एक श्रिंकिंग फेज होता है ना। ये हमारा टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल है, तो इसका फर्स्ट रूल जो है वो यही है कि दो ट्रांजैक्शन एक टाइम पे कॉन्फ्लिक्टिंग लॉक्स को नहीं ले सकते, यानी कि एक टाइम पे एक डेटा रिसोर्स एक ही ट्रांजैक्शन को एलोकेट किया जाएगा, कॉन्फ्लिक्टिंग लॉक्स की कंडीशन दो ट्रांजैक्शन एंटरटेन नहीं कर सकते, राइट। ठीक है, सेकेंड रूल हमारा है टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल का, नो अनलॉक ऑपरेशन कैन प्रिसीड अ लॉक ऑपरेशन इन सेम ट्रांजैक्शन। हमने बोला कि एक ट्रांजैक्शन अगर मेरा है तो एट पर्टिकुलर टाइम पे लॉक अगर लग रहा है, ठीक है, तो उससे पहले क्योंकि दो फेजेस थे ना, ग्रोइंग एंड श्रिंकिंग, तो हमने बोला कि जब तक ग्रोइंग फेज है ना तब तक सिर्फ और सिर्फ लॉक ही लगेगा, कोई भी अनलॉक किसी भी डेटा आइटम को, कोई भी अनलॉक किसी भी डेटा आइटम को नहीं करेगा, राइट। यानी कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन जब तक ग्रोइंग फेज में हैं, T3 T4 जितने ले लीजिए, जब तक ग्रोइंग फेज में है तब तक सिर्फ लॉकिंग का मेथड, लॉकिंग प्रोसेस किया जाएगा, हर डेटा रिसोर्स लॉक किया जाएगा, उससे पहले कोई भी डेटा रिसोर्स अनलॉक नहीं हो सकता, ठीक है। सेम ट्रांजैक्शन में सिर्फ और सिर्फ लॉक्स ही लिए जाएंगे आप जब तक अपने ग्रोइंग फेज में हैं। लाइक हमने लॉक करा रीड ए को, ठीक है, फिर हमने लॉक किया रीड बी को, अब इसके बीच में मैं इसको अनलॉक नहीं कर सकती,
राइट मैं ए को इधर यहाँ पे बीच में अनलॉक नहीं कर सकते, हम इसको रिलीज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी ये कौन से फेज में है? ग्रोइंग फेज में है। और ग्रोइंग फेज में हम बोलते हैं कि हम सारे पहले लॉक्स ले लेंगे, सारे लॉक्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेट सपोज 3 लॉक को एक्सेप्ट कर दिया, लॉक्ड हो गया मेरा ट्रांजैक्शन। अब मैं सबको बारी बारी से अनलॉक करूंगी। पहले मैंने अनलॉक करा ए को, फिर मैंने अनलॉक किया बी को, फिर मैंने अनलॉक किया सी को। ठीक है, तो हम यही बोल रहे हैं कि कोई भी अनलॉक प्रोसेस किसी लॉक प्रोसेस के पहले नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो ग्रोइंग फेज में होगा, और ग्रोइंग फेज का हमारा रूल ही यही है कि आप अब ग्रोइंग फेज में मतलब सारे लॉक्स को एक्सेप्ट करेंगे, किसी भी लॉक को रिलीज नहीं करेंगे। और श्रिंकिंग फेज में किसी नए लॉक को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ जो भी लॉक्स आपने ग्रोइंग में लिए थे वो सारे के सारे रिलीज होंगे। राइट ठीक है, तो दिस वाज योर सेकंड रूल कि कोई भी अनलॉक ऑपरेशन किसी भी लॉक ऑपरेशन में सेम ट्रांजैक्शन में नहीं किया जा सकता, किसी भी लॉक ऑपरेशन से पहले नहीं किया जा सकता। ठीक है, थर्ड रूल हमारा क्या है? हमारा सिंपल थर्ड रूल है, नो डेटा आर अफेक्टेड अंटिल ऑल लॉक्स आर ऑब्टेन्ड, दैट इज अंटिल द ट्रांजैक्शन इन इट्स लॉक्ड पॉइंट। ठीक है, हमने बोला हमारे पास दो फेजेस हैं, एक्वायर लॉक्स, ये ग्रोइंग फेज, ये श्रिंकिंग फेज। ग्रोइंग फेज के बाद एक लॉक्ड पॉइंट, लॉक्ड फेज पे पहुंचता है हमारे ट्रांजैक्शन। अब जब तक लॉक्ड पॉइंट तक नहीं पहुंचते ना, तब तक हम सिर्फ और सिर्फ लॉक्स को एक्सेप्ट करेंगे, कोई डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम तक, इस पर्टिकुलर टाइम तक जब तक लॉक नहीं हो जाता, हम कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। हम लॉक्ड पॉइंट तक आने के बाद राइट या रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और इन सबको फिर बारी बारी से रिलीज करेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका मतलब वही हो गया है कि जब तक मैं क्लास में स्टूडेंट्स को एंटर करने दे रही हूँ तब तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, है ना, कुछ भी रीड या राइट नहीं किया अपने सिस्टम पर या अपने ब्लैक बोर्ड पर। राइट, जैसे ही सारे के सारे लॉक्ड पॉइंट पर आ गए, सारे स्टूडेंट्स आ गए, मैंने अब कोई भी स्टूडेंट नहीं आ सकता, हमने लगा दिया बेल, वो लगा दिया, अब कोई भी स्टूडेंट हमारी क्लास में नहीं आ सकता। अब हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे, रीड एंड राइट ऑपरेशंस लगाएंगे लॉक्ड पॉइंट के सिचुएशन में। राइट, एंड जब हमारी क्लास ओवर हो जाएगी तब हम सब स्टूडेंट्स को रिलीज कर देंगे एक एक करके। ठीक है, उस रिलीज के टाइम पे कोई नया स्टूडेंट नहीं आ सकता, और एक्वायर के टाइम पे कोई स्टूडेंट बाहर जा नहीं सकता। एक बार हम सिर्फ और सिर्फ लॉक्स को एक्वायर ही करेंगे और रिलीज करेंगे, बीच में लॉक पॉइंट पर आप अपना डेटा चेंज कर सकते हो। इस ड्यूरेशन में, ग्रोइंग फेज एंड श्रिंकिंग फेज में, आप अपना डेटा भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो दीज आर द सिंपल 3 रूल्स विच नीड टू बी फॉलोड इन टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। राइट, ठीक है, इसके साथ में हमारा 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, जो फर्स्ट अप्रोच थी कॉन्ग्रुएंसी को कंट्रोल करने की यूजिंग लॉक्स, दैट कैन बी डन विथ वन फेज लॉकिंग मेथड, वो बहुत ईजी था, उसमें तो सिंपल लॉक्स आ रहे थे, रिलीज हो रहे थे। सेकेंड है हमारा 2 फेज लॉकिंग मेथड, किस तरीके से फेजेस में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया और कौन से 3 रूल्स की हेल्प से ये गवर्न किया गया पूरा का पूरा लॉकिंग, 2 लॉक फेज लॉकिंग मेथड, ये हमने पढ़ लिया है। हाँ जी, जब भी कोई आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो यूजुअली आपने देखा होगा कि जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक ओटीपी आता है आपके पास, है ना। ओटीपी हमेशा हमेशा एक टाइम स्टैम्प के साथ में आता है, राइट, कि दिस ओटीपी हैज़ बीन जनरेटेड ऑन दिस पर्टिकुलर टाइम। अभी क्या टाइम हो रहा है? 14 कर देते हैं इसको, 10:14 एट दिस पर्टिकुलर टाइम, जिस टाइम पे आपने उसको ओटीपी को जनरेट किया, है ना। एंड ओटीपी मान लीजिए 730146, ये जो ओटीपी है दिस इज वैलिड अप टू, वो वैलिडेशन का भी टाइम देगा आपको, आपको डिपेंड करता है 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद, तो वैलिड अप टू 10:24। राइट, हमने क्या कर दिया, हमने ओटीपी के साथ में एक टाइम स्टैम्प, स्टैम्प सबको पता है ना क्या होता है, एक स्टैंप लगा देना बेसिकली, जो पोस्ट करते हैं तो तब भी स्टैंप लग जाता है, तो वही चीज़ हम अपने मैसेज के साथ भी कर रहे हैं। हमने मैसेज अपने ओटीपी के साथ में एक टाइम स्टैंप लगा दिया 10:14 से 10:24। आफ्टर 10:24 दिस ओटीपी विल नॉट बी वैलिड, यही होता है, इस पर्टिकुलर टाइम के बाद आप ओटीपी डालेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, दिस विल नॉट बी वैलिड। राइट, तो दिस इज व्हाट टाइम स्टैम्प बी मीन्स।
राइट। हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डेटा आइटम्स पे, ट्रांजैक्शंस पे हम डेटा आइटम्स यूज में ले ही रहे हैं, है ना। लॉक्स लगाने की बजाय मैं क्या कर दूं, मैं अपने डेटा आइटम पे, मान लीजिए अगर मैं इसको रीड कर रही हूँ या फिर राइट कर रही हूँ, मैं इस डेटा आइटम पे एक टाइम स्टैम्प लगा देती हूँ। ठीक है, क्या लगा देते हैं हम अपने डेटा आइटम्स पे टाइम स्टैम्प लगा देते हैं कि इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक इसको सिर्फ और सिर्फ हम ही यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो प्रोसेसिंग होगी, जो सारे के सारा ट्रांजैक्शन जो इंस्ट्रक्शंस की प्रोसेसिंग करेगा, वो अकॉर्डिंग टू टाइम स्टैम्प इन सारे के सारे इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग कर सकता है, राइट। जैसे फॉर इंस्टेंस हमने बोला एक ट्रांजैक्शन, दूसरा ट्रांजैक्शन, तीसरा ट्रांजैक्शन, राइट। अब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आया रीड ए, इसका टाइम स्टैम्प है लेट से 01, है ना। फिर इंस्ट्रक्शन आया मेमोरी में राइट ए, राइट, इसका टाइम स्टैम्प है मान लीजिए 02। दैट मीन्स पहले कौन आया, सबसे पहले ये वाला जिसका टाइम स्टैम्प सबसे पहले आता है वो हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी पर परफॉर्म किया जाता है, राइट। वो अपन एग्जाम्पल में समझ लेंगे किस तरीके से वैल्यूज मैनिपुलेट होती है। फिर मान लीजिए मुझे करना है रीड बी, इसका टाइम स्टैम्प मैंने कर दिया 0.3, राइट। तो अब हमने हर एक डेटा आइटम्स के साथ में थप्पी लगा दी उसकी टाइम की, कि किस टाइम पे ये क्रिएट हुआ था। तो आप प्रोसेसिंग के टाइम पे आप ना ही लॉक्स पे डिपेंडेंट हो अपनी प्रोसेसिंग के लिए, कोई आपको डेटा आइटम पे लॉक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लॉक्स की बजाय हर एक डेटा आइटम पे उस पर्टिकुलर टाइम की स्टैम्प लगा देंगे, ताकि हमको पता चल जाए कि हमको किस ट्रांजैक्शन के किस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना है, राइट। ठीक है, तो हम अगर इसको रीड करें तो टाइम स्टैम्प इज अ यूनिक आइडेंटिफायर क्रिएटेड बाय डीबीएमएस टू आइडेंटिफाई द रिलेटिव स्टार्टिंग टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन। ठीक है, हम पता लगा सकते हैं कि आपका ट्रांजैक्शन किस रिलेटिव टाइम, सिस्टम क्लॉक, सिस्टम में जो क्लॉक है ना आपकी, उसके अकॉर्डिंग टाइम स्टैम्प्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो आपका टाइम, आपका ट्रांजैक्शन किस रिलेटिव टाइम पे स्टार्ट हुआ है वो हम इन टाइम स्टैम्प की वैल्यू से पता लगा सकते हैं। ठीक है, टिपिकली टाइम स्टैम्प वैल्यूज आर असाइंड इन द ऑर्डर इन विच ट्रांजैक्शंस आर सबमिटेड टू द सिस्टम। ठीक है, मान लीजिए आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन T1 सिस्टम में आया, फिर उसके बाद T2 सिस्टम में आया और फिर उसके बाद T3 सिस्टम में आया। ठीक है, तो जिसका टाइम पहले होगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम है, जो पहले आया उसकी प्रोसेसिंग पहले की जाएगी, जो बाद में आया उसकी प्रोसेसिंग उसके बाद में, फिर जो सबसे लास्ट में आया उसकी प्रोसेसिंग सबसे लास्ट में। और हमको ये पता कैसे चलेगा कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टैम्प। ठीक है, हर एक ट्रांजैक्शन के साथ में एक टाइम, हर एक इंस्ट्रक्शन के साथ में एक टाइम स्टैम्प की वैल्यू दे दी जाएगी और उस टाइम स्टैम्प की वैल्यू के साथ में प्रोसेसिंग कंटिन्यू की जाएगी, राइट। ठीक है, देखो, सो अ टाइम स्टैम्प कैन बी थॉट ऑफ एज इन ट्रांजैक्शन स्टार्ट टाइम, therefore time stamping is a method of concurrency control in which each transaction is assigned a transaction time stamp. ठीक है, हर एक ट्रांजैक्शन को एक टाइम स्टैम्प प्रोवाइड किया जाएगा जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कब आपका ट्रांजैक्शन शुरू हुआ, कब आपका ट्रांजैक्शन खत्म होगा, उस ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प की हेल्प से। बेसिकली हर एक टाइम स्टैम्प ना इंक्रीमेंटल ऑर्डर में, इफ यू रिमेंबर आपने प्रोग्रामिंग करी है, राइट, वहाँ पे आप ना C++ में काउंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, है ना। और जैसे ही मान लीजिए अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या कर देते हैं, काउंट प्लस प्लस, यानी कि एक एक वैल्यू से ये काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होती चली जाती है और फिर हम काउंट को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से कंपेयर करोगे और प्रिंटफ स्टेटमेंट्स दे दोगे। ठीक है, इफ काउंट इक्वल्स टू दिस देन दिस, एल्स पर्टिकुलर दूसरी कंडीशन, राइट। तो वो जो काउंट स्टेटमेंट था, काउंट प्लस प्लस, यानी कि आपने हर एक वैल्यू से इसको एक एक करके इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, तो इसी इंक्रीमेंटेड फैशन में हमारा टाइम स्टैम्प ऑपरेट करता है। ठीक है, अ ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नंबर विच इज ऑफन बेस्ड ऑन द सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक के अकॉर्डिंग हम अपने सिस्टम ट्रांजैक्शंस के हर एक इंस्ट्रक्शन को टाइम स्टैम्प प्रोवाइड करते हैं।
Transaction are managed so that they appear to run in a timestamp order, can be generated by incrementing a logical counter every time a new transaction starts. जैसे एक ट्रांजैक्शन आया, आपका पर्टिकुलर ऑर्डर आया, उसको हमने मान लीजिए एक 1 नंबर दे दिया, ऑटोमेटिकली जैसे ही दूसरा ट्रांजैक्शन आता है उसको एक इंक्रीमेंट कर देते हैं, आपके ट्रांजैक्शन प्रीवियस टाइम स्टैम्प को 2 नंबर दे दिया, फिर थर्ड ट्रांजैक्शन आया, अगेन सिस्टम में नया ट्रांजैक्शन आया है, प्रीवियस टाइम स्टैम्प को फिर से 1 नंबर से इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है वैभव, एक सेकंड में आपको एग्जांपल भी समझा दूं, फिर आपका डाउट्स लेती हूँ, राइट। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन इसको समझें तो मान लीजिए सपोज हमारे पास 3 ट्रांजैक्शंस हैं, T1, T2 एंड T3। ठीक है, तो T1 आया एंड सिस्टम के अंदर आया 10:00:10 पे, राइट। T2 हमारे एंटर्ड किया सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शन 00:20 पर, T3 ने हमारे सिस्टम के अंदर एंटर किया 00:30 पर। ठीक है, तो हमारी प्रायोरिटी किस बेसिस पे होती है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, आपको याद होगा स्टैक का कंसेप्ट भी था, फीफो, है ना। तो सिंपल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो हमारी प्रायोरिटी जो दी जाएगी, सिस्टम जिसको प्रायोरिटी देगा वो पहले जो सबसे पहले आया था उसकी प्रोसेसिंग करेगा, फिर उसके बाद वाले टाइम ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग करेगा और उसके बाद वाले ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग करेगा, right? So this is priority will be given to T1, then transaction T2, then transaction lastly, then transaction T3, right? So this is what exactly the timestamp protocol means कि हमने अपने transactions को timestamp से provide कर दिया। अब वो सारे के सारे transactions randomly operate नहीं होंगे, randomly execute नहीं होंगे, वो हमारे अकॉर्डिंग भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो सिस्टम में जो सिस्टम ने उन ट्रांजैक्शन को टाइम स्टैम्प एलोकेट किया है और हर एक नए नए ट्रांजैक्शन के साथ अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है 1 बाय 1 बाय 1, उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट किए जाएंगे। तो जो सबसे पहले आया था टाइम स्टैम्प वो पहले होगा, उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, right? The older transaction is always given priority in this method. सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन आया था, जो सबसे ओल्डेस्ट ट्रांजैक्शन है, टाइम स्टैम्प की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसको सिस्टम प्रायोरिटी देगा, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, उसको जो भी डेटा रिसोर्स चाहिए उसको मिलेंगे और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट यूजेज अ सिस्टम टाइम, सिस्टम टाइम हम यूज करते हैं हमेशा टाइम स्टैम्प पे टू डिटरमाइन द टाइम स्टैम्प ऑफ द ट्रांजैक्शन। दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्ग्रुएंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल। बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रुएंसी को कंट्रोल करने के लिए टाइम स्टैम्प मेथड हम यूज में बहुत ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, time log based protocol help you to manage the order between the conflicting transaction when they will execute, and timestamp manage conflicts as soon as the operation is created। ठीक है, अब देखो log based में मैंने तुमको conflicting की कंडीशन बताई थी, है ना। conflicting की कंडीशन क्या थी? conflicting की यहाँ पे तो जगह नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, कॉन्फ्लिक्टिंग की कंडीशन क्या थी कि मान लीजिए 2 ट्रांजैक्शंस हैं, एक ने लॉग लगाया ए पर, है ना, अब इसने भी ए को रीड करना चाहा, तो ये कंडीशन ये कंडीशन कॉन्फ्लिक्टिंग की हो गई कि आपके 2 ट्रांजैक्शन लॉग्ड वाले डेटा आइटम को रीड करना चाहते हैं, वापस से लॉक लगाना चाहते हैं, ये कंडीशन कॉन्फ्लिक्टिंग की हो गई। तो हम बोल सकते हैं अब ये जो कंडीशन है ना, ये हम ओवरकम कर सकते हैं यूजिंग टाइम स्टैम्प। कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि हम देख लेंगे कि पहले आपका फर्स्ट रीड ऑपरेशन T1 ने ऑपरेट किया या फर्स्ट रीड ऑपरेशन T2 ने ऑपरेट किया, जिसने भी पहले किया उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी और उस ट्रांजैक्शन को डेटा रिसोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग की कंडीशंस हैं कि किसको डेटा आइटम मिलना चाहिए, किसको लॉक मिलना चाहिए, तो लॉक्स तो हमने यहाँ पे हटा ही दिए, कॉन्फ्लिक्टिंग में लॉक्स यूज नहीं कर रहे हैं, राइट। टाइम बेस में लॉक्स यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ टाइम स्टैम्प को यूज में ले रहे हैं कि कौन सा इंस्ट्रक्शन, कौन सा ट्रांजैक्शन सिस्टम में पहले आया है, जो भी आपका सिस्टम में पहले आया है उसको प्रोसेसिंग दे दी जाएगी, उसके बाद वाले को उसके बाद, एंड सो ऑन। ठीक है, तो सिंपल टाइम स्टैम्प आपका यही करता है। 3 ट्रांजैक्शंस हैं, 3 ट्रांजैक्शन को अलग अलग टाइम स्टैम्प दे दिया गया है, जो पहले आया उसको प्रायोरिटी पहले दे दी जाएगी, राइट। तो दिस इज योर सिस्टम
टाइम स्टैम्प कॉन्ग्रुएंसी मेथड, इसकी डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे, इसके पार्टीशंस में नहीं जाएंगे कितने टाइप्स के होते हैं, सिंपल आपका टाइम स्टैम्प लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है यही देखना है आपको। ओके यस, अब किसी को टाइम स्टैम्प लॉकिंग प्रोटोकॉल्स में डाउट है तो पूछ लीजिए।